अब जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो सेम है। कौन कौन सा? प्रोडक्ट मेथड होता है। मैंने आपको जैसे बता दिया कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, वो भी जीडीपी ही है तुम्हारा, है ना। सो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है हमारी टेरिटरी के अंदर, उसकी जितनी भी वैल्यू होगी दैट विल बी योर जीडीपी, ठीक है। कैलकुलेटेड बाय एडिंग नेट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ऑल द फर्म, जितनी भी फर्म्स हैं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा। सो जीडीपी इज कैलकुलेटेड एज वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगी कि प्रोडक्शन आउटपुट कितना है तुम्हारा, तुमने प्रोडक्शन कर दिया, अब तुम्हारा आउटपुट क्या है ऑफ ऑल द 3 सेक्टर, तीनों के तीनों सेक्टर्स देखोगे, बट माइनस कर दोगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मैंने आपको बताया जैसे इंटरमीडिएट गुड्स होता है, ठीक है। तो अगर कोई प्रोडक्ट है, आपने यहाँ प्राइमरी से लिया, एग्रीकल्चर से, ठीक है, आपने क्या लिया? कॉटन लिया, फिर वो सेकेंडरी में चला गया, सेकेंडरी में चला गया वो कॉटन, तो उसने क्या बना दिया? उसका क्या बना दिया? उसका टेक्सटाइल बना दिया, तो वो हो जाएगा उसका कपड़ा वपड़ा बना दिया, जो भी बना दिया। तो इस कपड़े में ऑलरेडी उतना कॉस्ट डाल दिया हुआ है, तो ये नहीं डालोगे आप फिर से, तो फाइनल गुड का ही आप कॉस्ट लोगे, ठीक है। ओनली फाइनल गुड्स प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड एज पार्ट ऑफ दिस। सिर्फ फाइनल गुड्स का ही प्रोडक्शन हम देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि रॉ मटेरियल का इतना खर्चा था या उसका इतना खर्चा था, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने जब कपड़ा बनाया होगा उसने ऑलरेडी डाल दिया होगा वो चीज़, ठीक है। तो डबल कॉस्टिंग नहीं करनी है हमें। नाउ डेप्रिसिएशन भी डिडक्ट हो जाती है फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है, टू कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिशन, कि मतलब तुमने कितना एडिशन किया, कितना वैल्यू एडिशन किया, उसके लिए तुम्हें डेप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ख़राब भी तो निकला होगा कुछ, है ना, मशीन्स का भी रिपेयर हुआ होगा कुछ ना कुछ, तो वियर एंड टीयर हुआ होगा। इसीलिए जीडीपी जो कैलकुलेट की जाती है इंडिया में, तो वो क्या होता है, मतलब कि रिविजन किया गया था नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्होंने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कि मतलब कि प्रॉपर जिस पे प्रोडक्ट बन रहा है, जिस कॉस्ट पे प्रोडक्ट बन रहा है, उसको रिप्लेस करके उन्होंने क्या कर दिया? ग्रॉस वैल्यू एडेड एज अ बेसिक प्राइस पे, कि कितना तुम एडिशन कर रहे हो, कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो तुम एट बेसिक प्राइस पे। बेसिक प्राइस क्या होता है? जिसमें तुम्हारा कितना तुम्हें प्रोडक्शन करने के लिए भी तुम्हें कितना पैसा लग रहा है वो भी तुम डालोगे उसमें, क्योंकि वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तुम प्रोडक्शन को अगर नहीं डालोगे पैसा, अगर तुमने जितना उसको प्रोड्यूस करने के लिए या उस कॉटन से तुम्हें कपड़ा बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा, तुम वही नहीं डालोगे, फिर तो फैक्ट्रीज को ही घाटा हो जाएगा ना, फिर तो रियल तो निकला ही नहीं है। सो इसलिए एट बेसिक प्राइसेस पे आएगा। सो बेसिक प्राइसेस लाई करता है बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के बीच में, ठीक है। इसमें बेसिक प्राइस में हम प्रोडक्ट नहीं डालते, जैसे ये है, तो फैक्टर कॉस्ट है जिसपे प्रोडक्ट बन रहा है, बट इसमें जब प्रोडक्शन टैक्सेस मतलब उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितना पैसा लगा वो डाला, और फिर जब प्रोडक्ट बन गया उसके प्रोडक्ट पे भी टैक्सेस लगते हैं, जैसे जीएसटी वगैरह लग गया, तो देन मार्केट प्राइस हो जाता है, ठीक है। अब कुछ हमारे पास होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। नेट प्रोडक्शन टैक्सेस प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, ये पूरा, ये देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये पूरा, ये जब दोनों लग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। एक होते हैं नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, ये और ये अलग अलग है। प्रोडक्शन टैक्सेस मैंने आपको बता दी कि क्या की जाती है, रिसीव इन रिलेशन टू प्रोडक्शन, ठीक है, कि प्रोडक्शन के रिलेशंस में, एंड आर इंडिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? यहाँ पे जो आपका वो लग रहा है, टैक्स लग रहा है, वो सेम लग रहा है। अगर तुम यहाँ पे 10 क्वांटिटी बनाते हो या 20 क्वांटिटी बनाते हो, ये प्रोडक्शन टैक्स सेम होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन टैक्स में आता है आपका लैंड, आपने इतनी लैंड ली थी प्रोडक्शन के लिए, अब जितना लैंड ली, फॉर एग्जांपल तुमने रेंट पे लिए, तो रेंट तो तुम्हें सेम ही भरना पड़ेगा, चाहे तुम 10 क्वांटिटी बनाओ या 20 क्वांटिटी बनाओ। सो ये आपका प्रोडक्शन टैक्स सेम रहेगा। जैसे लैंड रेवेन्यू है, स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन फी है, वो तो सेम ही भरनी पड़ेगी, जितना मर्जी तुम प्रोडक्ट कम या ज़्यादा बनाओ। बट वहाँ पर अगर नेट प्रोडक्ट टैक्स की बात गई, तो ये पर यूनिट और प्रोडक्ट पे किया जाता है, जैसे कि आपका जीएसटी हो गया, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो ये प्रोडक्ट के हिसाब से लगती है, ठीक है। अब दूसरा मेथड आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर। अब फॉर एग्जांपल अगर तुम जितना तुम्हारे पास पैसा, तुम उतना खर्चा किया तुमने, जितना तुम एक्सपेंडिचर करोगे उतना ही तो पैसा आएगा इकोनॉमी में कि नहीं। इसमें क्या किया जाता है, जितना भी नेशनल एक्सपेंडिचर है, पूरे साल लोग कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। सो इट इज़ अ एग्रीगेट, मतलब पूरा का पूरा जितना भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है बाय द कंज्यूमर्स, उसको इसमें क्या आ जाता है, कंजप्शन। तुम जितना कंज्यूम करे, फॉर एग्जाम्पल अब मैं खाना खाऊंगी तो बाहर से ही लाना पड़ेगा, मार्केट से ही सामान लाना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब कंजप्शन कर रही हूँ तो पैसा तो मार्केट में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो भी पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर कर रहा है वो भी तो वो बना रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो उससे भी पैसा उनको ही आ रहा है।
एक्सपोर्ट, अगर हमने बाहर एक्सपोर्ट किया तो पैसा तो हमें मिलेगा, तो भी नेशनल इनकम। बट अगर इंपोर्ट करते तो हम पैसा तो बाहर भेज रहे हैं, इसीलिए हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सो दैट इज जीडीपी एक्सपेंडिचर के टर्म में। अब वहीं पे आता है इनकम के टर्म में। इनकम में क्या होता है कि जितना भी आपका फैक्टर पेमेंट है, जितना भी आपका इनकम, मतलब जितना भी आप कमा रहे हो, वेजेस आ रहे हैं या फिर कहीं पे काम कर रहे हो वहाँ से आ रहा है, तो जितना भी इनकम आ रहा है, जितना भी ऑल फैक्टर पेमेंट्स है, वो क्या आ जाएगा, आपका इनकम मेथड में आ जाएगा, ठीक है। कौन 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 सी फैक्टर पेमेंट्स होती हैं? एक तो एम्प्लॉयज, जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मेरे को कॉम्पनसेशन भी कभी कभी प्रोवाइड होगा, तो वो भी मेरे इनकम में ऐड होगा, जैसे वेजी सैलरी या सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर अलाउंस वगैरह दे देते हैं आपको, ठीक है। दूसरा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट इंटरेस्ट, प्रॉफिट इंक्लूड कॉर्पोरेट डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कंपनी है, उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो तुम्हें भी एज अ बोनस वगैरह तो देंगे ही ना। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद भी कमाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने फार्मिंग है, तुम बाहर तो जॉब कर ही रहे हो, बट साथ साथ में तुम्हारी फार्मिंग भी चल रही है, तो वहाँ से भी तुम्हारी क्या आ जाएगी, अर्निंग आ जाएगी। एंटरप्राइज है या खुद तुम्हारा कोई भी प्रोफेशन है, मेडिकल, लीगल प्रैक्टिस, सो इन दिस प्रोफेशन ओनर देमसेल्फ अज्यूम द रोल, मतलब एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हो, तो वहाँ से भी तुम्हारी इनकम आ रही है ना, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। अब व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स? होलसेल होता है कि होलसेल पे आप क्या करते हो, आपको सस्ती चीज़ें मिलती है ना, क्योंकि उसमें रिटेल प्राइस नहीं होता, ठीक है, तो उसमें होलसेल पे आप लेते हो। सो ये क्या ट्रैक करता है ये वाला इंडेक्स, कि गुड्स के प्राइस में क्या चेंज आया है होलसेल लेवल पे, ठीक है। नॉट एट द प्राइस एट विच फाइनल कंज्यूमर, जो हम फाइनल कंज्यूमर्स हैं, जिस प्राइस पे हम बाय करते हैं वो प्राइस नहीं होता, बट होलसेल पे क्या है, कितना चेंज आया प्राइस ऑफ गुड, वो देखते हैं। बट इसमें सिर्फ गुड्स होता, सर्विसेज नहीं होती। आपने देखा कभी होलसेल पे सर्विसेज लेते हुए? नहीं ना, तो गुड्स ही आती है इसमें, ठीक है। तो इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन या आपकी महंगाई जो WPI के बेसिस पे की जाती है, उसको आप हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हो, इंपॉर्टेंट है। कौन रिलीज करता है वो भी इंपॉर्टेंट, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइस, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। और WPI में 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं। एक तो आपके प्राइमरी आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। दूसरा आपका फ्यूल एंड पावर भी आता है, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें आपके सर्विसेज नहीं होते, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंसेस वगैरह नहीं होता इसमें। नेक्स्ट इज आपका WPI पे क्या किया था, रिविजन भी हुआ था। इसका जो बेस ईयर है वो, इसका भी जो बेस ईयर है वो शिफ्ट कर दिया था 2011-12। तो हम 2011-12 से ही बेस ईयर पकड़ के देखते हैं। उस टाइम पे क्या किया गया था कि ऑल इन ऑल जो थे 199 नए आइटम्स को ऐड किया गया था, और इतने ओल्ड आइटम्स को ड्रॉप भी किया गया था। प्राइसेस डू नॉट इंक्लूड, अब इसमें क्या होता है ना, WPI में क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए जाते, इसी वजह से ये थोड़ा सा कम प्राइस होता है। एंड WPI फूड इंडेक्स विल इंक्लूड ओनली फूड आइटम्स, इनमें सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम्स ओनली होंगी। अगर आप फूड आइटम्स का इन्फ्लेशन देख रहे हो, अगर आपको सिर्फ फूड आइटम्स का इन्फ्लेशन देखना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम्स को ही इंक्लूड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर मीन्स जिस प्राइस पे हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो एक एवरेज प्राइस क्या पे करता है हाउस होल्ड फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें सर्विसेज भी आएगा, ठीक है। CPI को पहले क्या बोलते थे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते थे। किस पे बेसिस होता है, रिटेल प्राइस पे होता है, विच इंक्लूड, इसमें सारे आते हैं, इसका में इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सब आता है, ठीक है। RBI ने स्टार्ट किया था CPI को यूज करना फॉर इन्फ्लेशन टारगेट। क्यों? क्योंकि उर्जित पटेल कमेटी ने बोला क्यों हम CPI देखेंगे, क्योंकि CPI ही है, यहाँ पे CPI आएगा, ठीक है, क्योंकि CPI ही है जिस पे कंज्यूमर बाय कर रहा है, वही तो एग्जैक्टली बताएगा ना कि तुम्हारा रियल इन्फ्लेशन कितना है। हर कोई बंदा थोड़े ना होलसेल पे जाके करेगा, और होलसेल पे तुम्हें बहुत ज़्यादा सामान लेना पड़ता है। अब इतना लोग थोड़े ना जाते हैं वहाँ पे होलसेल, तो मेन जो देखने के लिए है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस होते हैं वो रिलीज होते हैं नेशनल लेवल पे 3 टाइप के, ठीक है। एक तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के, एक रूरल वर्कर्स के, और एक कंबाइन होते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल और जो लेबर मतलब रूरल वाले, ये कौन कंपाइल करता है, लेबर ब्यूरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले 2 लेबर ब्यूरो करेगा, बट जो कंबाइन वाले हैं वो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस देखेगा, ठीक है। RBI ने CPI को रिलीज, RBI, हाँ, इंडिया में क्या किया जाता है, जो हमारा RBI वो क्या करता है, CPI को यूज़ करता है इन्फ्लेशन देखने के लिए, टारगेटिंग के लिए, जो कि रिलीज कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस फॉर इन्फ्लेशन पर्पसेस के लिए। बेस ईयर आपका 2012 है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट हमारे पास इंडेक्स दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब प्रोड्यूसर प्राइस क्या होता है, ये इन्फ्लेशन देखी जाती है, बट किसके व्यू पॉइंट से, उन इंडस्ट्रीज के व्यू पॉइंट से जो प्रोडक्ट को बनाती हैं, ठीक है।
ये बताती है कि हमारी इकोनॉमी कितनी एफिशिएंसी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या किया जाता है ना, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस तो नहीं होते हैं, बट क्या होता है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया या कहीं ना कुछ अंदर हो गया, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड प्राइस में क्या चेंज आ रहा है वो आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स दिखेगा। इसमें आपके सर्विसेज भी आएंगे बट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 1। आई होप समझा होगा थोड़ा बहुत। एक बार फिर आप क्या करना है, इसको रिवाइज करना, तो आई होप कि अच्छे से समझ आएगा। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज योर चैप्टर 2 करेंगे, ठीक है। सो टुडेज न्यूज़ इज, देखिए, इंडियाज जीडीपी सेट टू डबल टू $7 ट्रिलियन, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय फाइनेंशियल। सो एसएनपी की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, एसएनपी का एक ग्लोबल मार्केट ने ये चीज़ बोली है कि जो इंडिया की जीडीपी है वो आने वाले आपका जो 5-6 साल है, लाइक 6-7 साल में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अभी की उसमें कितनी है, मतलब नाउ द जीडीपी इज़ अराउंड $3.6 ट्रिलियन की है। सो ये कहाँ पे हो जाएगी आपकी, ये बढ़ जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, दैट इज़ $7 ट्रिलियन हो जाएगी बाय फाइनेंशियल ईयर 31, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बट ये नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ नॉमिनल एंड व्हाट इज़ रियल जीडीपी। सो आपका नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन नहीं काउंट किया जाता है, ठीक है। सो जो आपका नॉमिनल जीडीपी है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा एंड अराउंड अबाउट आपका $7 ट्रिलियन पहुँच जाएगा बाय फाइनेंशियल ईयर 31। अभी कितनी है, $3.6 ट्रिलियन है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। और हमारा जो जीडीपी का शेयर है, मतलब ग्लोबल शेयर भी तो हमारा कुछ ना कुछ होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। तो अभी कितना है, 3.6 है, और फिर बाद में बढ़ के कितना हो जाएगा, 4.5% हो जाएगा, ठीक है। और हम किस कैटेगरी में आ जाएंगे, अपर मिडिल इनकम ग्रुप में आ जाएंगे हम, ठीक है। अब एक और चीज़ क्या की गई है, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि एस्टिमेट जो किया गया था, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो एस्टिमेट किया गया था वो ये था कि 7.3% का ग्रोथ होगा इस साल 2024 का, जो ग्रोथ होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा वो 7.3% होगा। बट उससे भी अच्छा हुआ, और कितना गया है ग्रोथ, 8.2% गया है, ठीक है। और अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 6.8%, ठीक है। अब क्या बोला है उसने कि ये तो ठीक है हमारा ग्रो हो रहा है, बट ये चीज़ अभी तो 8.2% से बड़ा है, एक्सपेक्टेड 7.3% था, बट अगर ऐसे ही चलता रहा और ऑन एन एवरेज अगर 6.7% क्या हो रही है, एनुअली हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो जाके हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 31 में हमारी जो इकोनॉमी है वो 7 ट्रिलियन की हो जाएगी, ठीक है। बट इसके लिए हमें और ज़्यादा कंटिन्यूटी में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें लाने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब कंटिन्यू करने पड़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारा पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे रोड्स, रेलवेज, मतलब इन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पर हमें बाकी चीज़ों में भी क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। और एसएनपी ने ये भी चीज़ बोली कि जो इंडिया है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, जिसका कितना परसेंट ग्रोथ रेट रहा है 2024 में, 8.2%, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को इम्प्रूव करना है, लॉजिस्टिक हो गया, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करना है। इवन उन्होंने ये चीज़ बोला है कि जो हमारा इक्विटी मार्केट है, मतलब जो शेयर मार्केट्स होता है, वहाँ पे भी मतलब एक कंपटीशन बहुत अच्छा है, और वहाँ पे ग्रोथ की जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा ग्रोथ होगी आपकी, और बेटर रेगुलेशन, ठीक है। और क्या है इसमें, एक और चीज़, बट एक कंसर्न आप बोल सकते हो कि फूड इन्फ्लेशन राइज हो सकता है, किस वजह से, जो भी क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज होगा एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इससे क्या हो जाएगा, फूड प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फूड प्राइस जो इन्फ्लेशन है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें थोड़े से कॉन्स्ट्रेन आ सकते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में दिक्कत आ सकती है, जिससे इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। इसीलिए हमें किस पे वर्क करना चाहिए, हमें क्लाइमेट रिस्क पे, क्लाइमेट रिस्क को कैसे
मिटिगेट करना है या अडेप्टेशन कैसा होना चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है, ताकि जितने भी जो एग्रीकल्चर का जो भी अगर रिस्क वगैरह है उसको डी रिस्क कैसे किया जाए, ठीक है। और क्या है इसमें, एक और चीज़ शेयर की गई है कि जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो सबसे ज़्यादा रहा है, दैट इज़ 2.1 ट्रिलियन इन अभी अप्रैल में, और मई में भी अच्छा खासा रहा है और जून में भी अच्छा खासा रहा है, ठीक है। एक और चीज़ उसने बोला है दैट कि अगर हमें ट्रेड बेनिफिट्स को अच्छे से करना है, मतलब हमारा जो ट्रेड होता है बाहर कंट्रीज़ के साथ, अगर उसको मैक्सिमाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना पड़ेगा, है ना। और मेन थिंग हमारी क्या है, जो हमारी कोस्ट लाइन है, बहुत ज़्यादा है ना हमारी कोस्ट लाइन, तो उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि 90% हमारा जो ट्रेड है वो कोस्ट से ही होता है, 7500 किलोमीटर्स की तो आपकी कोस्ट लाइन ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए, ठीक है, हमें अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। एंड अगर बल्क में कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है तो उसके लिए भी तो आपको पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए ना। सो ये सब चीज़ें हैं आपका, ठीक है, क्या क्या हो सकता है इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए बाय 2031। ओके, सो एक आपका आर्टिकल कल वाला भी रहता था, वो भी हम देख लेते हैं। हाँ, ये रहा। देखिए, जो TRAI है आपका, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया है, एक प्रपोज किया है यूनिफाइड सर्विस ऑथराइजेशन। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं, कंपनीज़ हैं या जो भी होती हैं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे आपके घर में वाईफाईज होते हैं, ब्रॉडबैंड लगते हैं, है ना, या फिर आपको टेलीकॉम सर्विसेज दी जा रही हैं, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस आप करते हो, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। सर्विसेज प्रोवाइडर जैसे एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये अलग अलग सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब हर कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, एक ही बंदा सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता था। बट अभी क्या किया है, टेलीकॉम ने क्या किया कि अभी एक ऑथराइजेशन दिया जाएगा एंटिटीज़ को, जिसके अंडर क्या किया जाएगा, यूनिफाइड सर्विस ऑथराइजेशन होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मोबाइल से लेके सैटेलाइट सर्विसेज से लेके लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, हर एक चीज़ अब एक ही प्रोवाइडर दे सकता है या एक ही एंटिटी दे सकती है, अगर उसके पास ये ऑथराइजेशन है, यूनिफाइड सर्विस ऑथराइजेशन। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है तो ये ही आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या कर सकती है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। बट इसमें OTT वाला मेंशन नहीं है। ओके, अब देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज होती है। एक होती है मेन सर्विस ऑथराइजेशन। सो अब मेन सर्विस ऑथराइजेशन क्या होती है, मेन सर्विस में आपके पास आती है जो भी जितनी भी आपकी टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, ठीक है, जैसे आपका इंटरनेट सर्विसेज दे दी, ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो बता दिया, या फिर आपकी डिलीवरी कराना टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज को पब्लिक पे, ठीक है, पब्लिक को देना। बट ये जो मेन सर्विसेज होती हैं वो लार्ज स्केल पे दी जाती हैं आपकी, ठीक है। सेकेंड आती है हमारे पास ऑक्सिलरी सर्विस। अब ऑक्सिलरी सर्विस ऑथराइजेशंस क्या होती हैं, ये वो सर्विसेज होती है जो जनरली कोई एंटरप्राइज है, मतलब कोई कंपनी है या एंटरप्राइज है, उसके जो यूज़र्स होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है, मतलब एक स्मॉल स्केल पे प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एयरक्राफ्ट होता है और ग्राउंड स्टेशंस होते हैं, तो इनके बीच में भी एक कम्युनिकेशन तो होता ही है, तो वो जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये कम्युनिकेशन है, वो भी ये प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एंटरप्राइज है ना, उसके अंडर हो रहा है। अब वहीं पे आता है कैप्टिव सर्विस ऑथराइजेशन। देखिए जो कैप्टिव होती है ना, वो होती है कि हमें एक ही इसी के अंदर रखनी है, बाहर कम्युनिकेशन नहीं जाना चाहिए। सो वो होती है कैप्टिव ऑथराइजेशन, ठीक है। सो इसमें क्या किया जाता है, इसका स्पेक्ट्रम डिसाइड किया जाता है या फिर असाइन किया जाता है कि यार इतने ही स्पेक्ट्रम में रहेगा, इससे बाहर नहीं जा सकती ये वाली सर्विसेज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैसी होती है, जैसे पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन का अपना एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, पुलिस वालों का, है ना, अपना एक कम्युनिकेशन होता है, तो वो उन्हीं के बाउंड में रहेगा, कैप्टिव रहेगा, ठीक है। कोई स्टील प्लांट है, एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट का भी अपना कम्युनिकेशन होता है, मेट्रोज है, उनका अपना कम्युनिकेशन होता है, तो ये सब कौन प्रोवाइड करता है, ये भी प्रोवाइड करेगा ये। सो कैप्टिव सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। सो इससे इनका मोटिव है क्या, कि ए वन नेशन और वन ऑथराइजेशन, ठीक है, अक्रॉस सर्विसेज एंड एरियाज। समझा, डन। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।